गुमराह एपिसोड 254। आबी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर अंगूठी को तकते हुए बोला, कमाल है भाई, ऐसी तिलस्म होशरुबा है ये अंगूठी, और ये तुझे आलिया ने दे दी, उस फितनागर आलिया ने जो तुझे इन राहों में ला फेंकने की जिम्मेदार है, जिसने तेरी वापसी के सारे दरवाजे बंद करके उनके निशान तक मिटा दिए और एक ऐसी दलदल में ला छोड़ा तुझे जिससे निकलने की कोई उम्मीद तक नजर नहीं आती। हाँ अभी ये मुझे उसी आलिया ने दी है। वो अब तक दुनिया के जलील तरीन कामों में भी धुम्मन का साथ देती आई थी, मगर अपने मुल्क की बर्बादी और यहूदियों के अज़ाइम की तकमील में उनकी मावनत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस मकाम पर वो धुम्मन से बगावत करने पर तुल गई है। उसने धुम्मन और यहूदियों के खिलाफ मजबूत करने के लिए ये अंगूठी मुझे दी है। कमाल है यार, अपने अमाल और किरदार से वैसी लगती तो बिल्कुल नहीं है कि उसे अपने वतन से इतनी मोहब्बत होगी। हर चीज की हद होती है अभी। दुनिया के बदतरीन आदमी पर भी एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो अपने गुनाहों का बोझ महसूस करने लगता है। फिर उस बोझ में मजीद इजाफा करने का हौसला नहीं रहता उसमें, बल्कि वो उसे हल्का करने की फिक्र में लगा रहता है। आलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। शायद वो अब इस बोझ को मजीद उठाए फिरने के काबिल नहीं रही है। अगर तुझे आलिया का ताउन हासिल हो गया है तो उस धुम्मन की गर्दन मरोड़ना आसान हो गया तेरे लिए। उस रजील का काम क्यों नहीं तमाम कर देता तू? अब उसे तूने इस कदर ढील क्यों दे रखी है? हालांकि पहला काम तुझे यही करना चाहिए था। किसी हद तक तेरी ये बात ठीक ही है। गोधुम्मन के खिलाफ किसी इक़दाम के मौके पर अब भी आलिया मेरा साथ नहीं देगी। वो अपना सुहाग अपने ही हाथों उजाड़ने के लिए किस तरह तैयार होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं धुम्मन के बोझ से धरती को निजात जरूर दिलाऊंगा। ये अहद है मेरा। मगर इसके लिए या तो मुझे एक बार फिर अमेरिका जाना होगा या उसके यहाँ आने का इंतजार करना होगा। बहरहाल इससे पहले उन जलील यहूदियों का किस्सा खत्म करना है हमें। ये जोंक की तरह हमारे जिस्म में बेवस्त होकर हमारा लहू पीने में मसरूफ है। अगर इनकी तरफ से जरा भी तवज्जो हटाई हमने तो ये हमारी सारी तवानाई निचोड़ लेंगे। कमरे के दरवाजे पर आहट सुनकर मैंने उधर नजरें उठाई। उसे पहचानने में मुझे जरा देर ना लगी। वो जुलेखा थी, वो जिससे कराची में कदम धरते ही फिरोज के उस मकान में मुठभेड़ हुई थी मेरी, जहां फिरोज एयरपोर्ट से मुझे अपने साथ ले गया था। उसने कमरे में दाखिल होते हुए नाज से सिमटते शर्माते हुए कहा, साहब जी उधर डाइनिंग रूम में चले, खाने पर इंतजार हो रहा है आप दोनों का। मैंने उठते हुए कहा, चलो उठो चलते हैं। और तुम कैसी हो जुलेखा, ठीक तो हो ना? हाय मैं मर जाऊं, आपको मेरा नाम भी याद है अब तक? मैं तो समझ रही थी भूल भाल चुके होंगे। वो ले जाकर बोली, रखने वालों ने नाम ही ऐसा रखा है तेरा बीबी कि आदमी से कभी नहीं भूल सकता। वो मुड़कर मेरे आगे आगे चलने लगी। आबी मेरे साथ चलते हुए बोला, तू तो कहता था जिलानी तुझे इनका ठिकाना मालूम नहीं है। तेरा क्या ख्याल है? क्या झूठ बोला था मैंने? यह ख्याल कैसे आया तेरे दिल में? तू इस घर में आज से पहले नहीं आया, फिर ये तुझे कैसे जानती है? मैंने बताया नहीं था तुझे कि सैन फ्रांसिस्को से कराची पहुंचते ही फिरोज हमें ले गया था अपने साथ? वहां ये भी मौजूद थी। मुलाजमा है ये फिरोज की। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, होशियार रहना इससे, बड़ी कंबल किस्म की औरत है ये। वो तो इसके अंदाज से ही जाहिर हो रहा है, इसीलिए तुझे याद रह गई है वो अब तक। जुलेखा चलते चलते गर्दन मोड़कर हमें देखते हुए बोली, देखिए जी, किसी के बारे में यूं खुसर फुसर करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? ना बीबी, किसी बदगुमानी को दिल में जगह ना दे। हम तेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त से तारुफ करा रहा था मैं तेरा। अच्छा, अब मैं इस काबिल भी हो गई हूँ कि मेरा तारुफ किसी से कराया जाए। वो इठला कर बोली। हमने डाइनिंग हॉल में पहुंचकर खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान मैंने फिरोज से कहा, फिरोज यार, अगर आज रात उस बहरूपे के मरकत पर रेड करें तो कैसा रहेगा? कौन सा मरकत? किसकी बात कर रहे हो भाई? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब उस पहाड़ी हेडक्वार्टर से है जिसे लोग बाबा साहब का आस्थाना कहते हैं। ओह अच्छा, ख्याल तो ठीक ही है तुम्हारा, मगर ये काम आसान नहीं है। 2 रोज कबल हमने कोशिश की थी लेकिन कामयाबी ना हो सकी हमें। उस नाकामी से एक बात यह जरूर मालूम हो गई कि आइजक की क़यामगाह तक जाने वाले आम रास्ते के अलावा किसी और तरफ से वहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसका साफ मतलब यह कि आइजक और उसके गुर्गों की नजरों में आए बगैर कोई शख्स उसके आस्थाने तक नहीं पहुंच सकता, लिहाजा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की ही नहीं जा सकती। अच्छा, तो वो तुम ही लोग थे जिनके बारे में लिजी ने बताया था कि कुछ लोगों ने आस्थाने में घुसने की कोशिश की थी? हाँ, मगर उन्होंने बहुत सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे वहां। मसलन? मैंने पूछा, आम रास्ते के अलावा किसी और तरफ से वहां पहुंचने से रोकने के लिए क्या इंतजाम किया उन्होंने? अगर कोई शख्स आम रास्ते से हटकर किसी और तरफ से पहाड़ी पर चढ़ता है तो कोई 50 कदम ऊपर जाते ही आस्थाने के अंदर घंटे बजने लगते हैं। चारों तरफ से कई बेआवाज पिस्तौल या राइफलें गोलियां उगलने लगती हैं। मुसलसल बरसती उन गोलियों से बचकर, जिनके बारे में यह भी पता ना हो कि वो आ कहां से रही हैं, आगे बढ़ना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। कुछ अंदाजा किया है तुमने कि वो घंटे कैसे बजने लगते हैं? ये कोई मुअम्मा नहीं है जिलानी। उन लोगों ने पहाड़ी के उस हिस्से पर तांबे के बहुत बारीक तार बिछा रखे हैं और उनका ताल्लुक अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लगे घंटों से कायम कर दिया है।
जैसे ही ऊपर चढ़ने वाले का पैर उनमें से किसी तार पर पड़ता है, घंटे बजने लगते हैं। अलबत्ता ये नहीं कहा जा सकता कि वहां होने वाली फायरिंग का ताल्लुक भी उसी निज़ाम से है या घंटों की आवाज़ से होशियार होने के बाद कोई शख्स किसी और निज़ाम से मुंसलिक फायरिंग खोल देता है। अच्छा, इसके बारे में आज हम मालूम कर लेते हैं। कोई ऐसा तरीका है तुम्हारे जहन में जिससे घंटे बजाने वाला निज़ाम नाकारा किया जा सके, यानी उन तारों को फलांग कर हम ऊपर जा सके? हाँ जी, क्यों नहीं। हम कोई 8-10 फुट लंबे और 1.5-2 फुट चौड़े तख्ते के दोनों किनारे पर पाए लगाकर वो तख्ता उस जगह रख देंगे जहां तार बिछे हैं। तार ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 फुट तक होंगे। चनाचा तख्ता उस पूरी जगह को ढक देगा और चूंकि उसमें दोनों सिरों पर 8-10 इंच लंबे पाए लगे होंगे, जिसकी वजह से वो तारों से 8-10 इंच ऊपर ही रहेगा, तारों को नहीं छू सकेगा। इस तरह हम तारों को छेड़े बगैर तख्ते पर से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन फायरिंग का सामना उसके बाद भी हो सकता है। उस निज़ाम को समझे बगैर नाकारा नहीं किया जा सकता और उसे समझने के लिए आस्ताने के अंदर जाना जरूरी है, बल्कि उसे नाकारा भी अंदर से ही किया जा सकता है। मैंने सोचा था कि तुम क्योंकि उनका एतमाद हासिल कर चुके हो, लिहाजा तुम्हारे जरिए काम किया जा सकता है। मगर अब तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो गई है। कोई और आदमी तलाश करना पड़ेगा इस काम के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। तुम वो तख्ता तैयार करा लो, फायरिंग से निमटने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। वो कैसे? फिरोज एकदम चौंक कर मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं हुई है। जब तक ये यकीन न हो जाए कि तुम्हें पहले की तरह उनका एतमाद हासिल है, तुम्हारा आस्ताने की तरफ रुख करना भी खतरे से खाली नहीं है। इसकी तुम फिक्र ना करो। इस काम के लिए मुझे भेड़ियों के उस झुंड में दाखिल होने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मेरी समझ में तुम्हारी ये बात नहीं आ रही जिलानी। जरा मुझे भी बताओ, तुम ये काम किस तरह करोगे? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। वो चंद लम्हे उलझी उलझी निगाहों से मुझे तकता रहा, फिर आबी से बोला, तुम बताओ यार आबी, क्या कह रहे हैं जिलानी साहब? मेरा ख्याल है ठीक ही कह रहा है भाई जी। एक जिम्मेदारी ये खुद कबूल कर रहा है तो इसे इसका मौका दे दो। तुम्हें इससे क्या गर्ज है कि ये किस तरह क्या करेगा? जब करेगा तो तुम भी साथ ही होगे इसके। देख लेना किस तरह इसने किया है ये। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छी बात है जिलानी, चलो फिर आज तुम्हारी क़यादत में चलकर घेरते हैं उस इसराइलिये को। खाने से फारिग होकर मैं और आबी दोबारा उसी कमरे में आ बैठे जहाँ टेलीफोन रखा था। फिरोज आइजक के ठिकाने पर यलगार करने के लिए ज़रूरी तैयारियां करने की गर्ज से कहीं चला गया। शराफत अली को फ़ोन करने का जो वक्त मुकर्रर किया था मैंने, उसमें अभी 15 मिनट बाकी थे। हमारे कमरे में आते जुलेखा हमारे पीछे चाय लेकर आ गई। ठीक 1 घंटे बाद मैंने हस्बे प्रोग्राम शराफत अली को फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से शराफत अली के बजाय लिज़ी की आवाज़ सुनकर मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मगर मैंने उसे अपने बारे में कोई गलत राय कायम करने का मौका नहीं दिया। फौरन ही खुद को संभाल कर पूछा, मुझे उम्मीद थी कि तुम अब तक घर पहुंच गई होगी, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था इस वक्त। जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा किया था। मैं कोई 15 मिनट पहले घर पहुंची हूँ। लेकिन आप कहाँ हैं? घर क्यों नहीं पहुंचे अब तक आप? वो बेचारा शराफत अली भी 2 घंटे यहाँ बैठ कर गया है अभी। अच्छा, उस गरीब का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया बिल्कुल। मैं सर इधर अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। एक अरसे बाद आज अचानक मिल गया है। तुम ये बताओ कि जेराल्ड का क्या हाल है अब? उसकी तरफ से मुझे बड़ी फिक्र लगी है। जी हाँ, वो तो होनी ही चाहिए। उसकी हालत खतरे से बाहर है अब। बरवक्त तिब्बी इमदाद मिल जाने की वजह से खतरा टल गया है, मगर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने में अभी वक्त लगेगा। काफ़ी बड़ा जख्म है, अंदर गुर्दा तक मुतासर हुआ है। शुक्र है खुदा का, जान बच गई उसकी, वरना उस जलील आबी ने तो उस गरीब का काम ही तमाम कर दिया था। नहीं जनाब आली, इसमें आबी साहब का कोई कसूर नहीं है। उसने खुद ही अपनी मौत का सामान किया था। उसे उनके सामने इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए थी। इश्तियाल अंगेजी जेराल्ड की तरफ से हुई थी, जिसका नतीजा देख लिया उसने। मिस्टर आइजक को मैंने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। वो भी जेराल्ड की इस हरकत से खुश नहीं हुए, बहुत नाराज हुए वो इस बात से। वो कह रहे थे कि मैंने खामखा तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचाई उसकी। उसे तो मर ही जाना चाहिए था। नहीं नहीं, मैंने मसनूई हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, वो उनका एक पुराना और निहायत काबिल एतबार साथी है। उसके बारे में ऐसे अल्फाज जुबान से नहीं अदा करने चाहिए उन्हें। इससे दूसरों का एतमाद मजरू होता है। आप जानते नहीं है जनाब आली, उसमें कुछ दिनों से बहुत खुदसरी आ गई थी। सभी को शिकायत पैदा हो गई है उससे। उसके लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं है जरा भी। ये भी सुनने में आया है कि कुछ अरसे से वो मिस्टर आइजक की जगह हासिल करने के ख्वाब देख रहा था। अच्छा, इतना जलील आदमी है वो? और हैरत की बात यह कि मिस्टर आइजक उस शख्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने उसके खिलाफ अब तक। ऐसे खतरनाक आदमी को एक दिन भी साथ नहीं रखना चाहिए। किसी हद तक आपकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी तमाम मुखालिफाना सरगर्मियां मिस्टर आइजक या उनके मुखलिस साथियों तक ही महदूद रही हैं। उसने तंजीम से सरकशी कभी नहीं की और ना ही कभी उसकी ज़ात से तंजीम को कोई नुकसान पहुंचा है। उसका वो बेहद वफादार रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
किसी तंजीम में अफराद की ज़ाती हैसियत कुछ नहीं होती जनाब आली। इज्तिमाई मफाद के लिए एक या चंद अफराद को कुर्बान किया जा सकता है। जेराल्ड चूंकि तंजीम के लिए बहुत मुफीद शख्स रहा है, इसी वजह से मिस्टर आइजक उसे तरह देते रहे हैं। अपने ज़ाती मफाद की खातिर वो एक कारामद शख्स से तंजीम को महरूम नहीं करना चाहते। बेशक जब मसला इज्तिमाई मफाद का हो तो अफराद की अहमियत ख़त्म हो जाती है। एक बड़ी तंजीम में जिसके पेश नज़र बड़े और नेक मकासद भी हों, किसी फ़र्द की ज़ाती हैसियत कुछ नहीं होती। मकसद के उसूल की खातिर बड़े से बड़े अहम तरीन शख्स को कुर्बान किया जा सकता है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारी तंजीम के मकासद अब इतने भी नेक नहीं है कि जेराल्ड जैसे इक़्तिदार परस्त पर मिस्टर आइजक जैसे शख्स को कुर्बान कर दिया जाए। उसकी बेअतदालियाँ उसी वक्त तक बर्दाश्त की जा सकती थीं जब तक उसका कोई नेमुल बदल नहीं था हमारे पास। अब हमें उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही है, चुनाचे अब वो यहाँ नहीं रहेगा। क्या मतलब? तो अब क्या उसका नेमुल बदल तलाश कर लिया गया है? कौन है वो शख्स जिसे उसकी जगह दी जा रही है? जी हाँ, उसका नेमुल बदल मिल गया है, और आपके लिए खुशखबरी ये है जनाब आली कि उसकी जगह आप काम करेंगे अब। क्या? ये क्या कह रही हो तुम लिज़ी? ये कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा और अहम फैसला किसने किया है आखिर? ये फैसला हाई कमान का है जनाब। इसकी तफसील मैं आपको मुलाकात होने पर बता दूंगी। फ़ोन पर इतनी तवील गुफ्तगू नहीं की जा सकती। बस अब आप जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ सकूंगा। तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे भी अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर पर ही हूँ। मैं रिसीवर रखकर हैरान और परेशान सा आबी को तकने लगा। वो बोला, क्या बात है भाई? क्या कह दिया उस बिन्ते यहूद ने? तेरी तो हालत ही बदल गई है एकदम। कुछ बता तो, इस कदर हैरत में तुझे किस बात ने मुब्तला कर दिया है? यार मेरी तो अकल ही गुम कर दी उस इसराइलज़ादी ने। समझ में नहीं आता क्या समझूं मैं इसे। वो कुछ बता तो, हुआ क्या? मैंने उसको सारी बात बताकर कहा, अब कुछ बता। समझ लिया तूने इस मोहम्मे को? इसमें मोहम्मा क्या है? कौन सी बात है जो तेरी समझ में नहीं आ रही? जो कुछ कहा है साफ और सीधे अल्फाज में कहा है उसने। हाँ, कहा तो बेशक साफ और सीधे अल्फाज में ही है, लेकिन उसके पस मंजर में तुझे दिखाई नहीं देता कुछ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुझे अगर कुछ दिख रहा है तो बता मुझे, क्या है वो? क्या ये नहीं हो सकता कि वो ऐसी बातें करके हमें अपने जाल में फांस रही हो, कच्चे धागे से बांधकर खींच रही हो हमें अपनी तरफ? हमें अपने हाथों की जद से दूर देखकर कोई हमरंग जमी जाल बिछाया हो हमारे लिए उसने। मैंने खदशा जाहिर किया। आबी मेरी बात को सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अब तक इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। तस्वीर का ये रुख उसने देखा ही नहीं था। उसके माथे पर शिकने उभर आईं। बात तो तेरी कुछ ठीक ही लगती है जिलानी, लेकिन सवाल यह कि इसका पता किस तरह चले कि लिज़ी के इन अल्फाज की हकीकत क्या है? मैंने पूछा। मगर यार, ये लिज़ी कहाँ से आन टपकी दरमियान में? वो शराफत अली कहाँ चला गया? उससे बात नहीं हुई तेरी? वो लिज़ी के आ जाने की वजह से अपने घर चला गया है शायद। उसने लिज़ी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उससे यही कहा उसने कि वो बहुत देर तक वहां बैठा हमारा इंतजार करता रहा, लेकिन हम दोनों ना जाने कहाँ चले गए। उसे कुछ पता नहीं है। तो फिर उसके घर फोन करके बात करो उससे। शायद लिज़ी ने कुछ उसको भी बताया हो और वो कोई मुनासिब मशवरा दे सके। हाँ, ये ठीक कहा तूने। इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने दोबारा रिसीवर उठाकर शराफत अली के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फ़ोन किसी खातून ने उठाया, मगर जब मैंने उससे कहा कि मुझे शराफत अली से बात करना है तो उन्होंने मुझे 1 मिनट होल्ड करने को कहा, और फिर 1 मिनट से भी कम वक्त में शराफत अली की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उससे कहा, तुम बंगले से क्यों चले आए भाई? वो बोला, पहली बात तो यह है कि वहाँ तुम्हारी वो लिज़ी बेगम आ गई थी। उसकी मौजूदगी में हम खुलकर बातें नहीं कर सकते थे। दूसरे, लिज़ी की जुबानी जो कुछ मुझे मालूम हुआ उसके बाद फिक्र करने की तो कोई बात ही नहीं रही थी, लिहाजा मैंने वहां से टल जाना ही बेहतर जाना। ये मुझे यकीन था कि मैं बंगले पर नहीं मिलूंगा तो तुम यहाँ फ़ोन ज़रूर करोगे। यहाँ मैं तुमसे आज़ादी के साथ बातें भी कर सकूंगा। लिज़ी ने तुम्हें क्या बताया जिसके बाद तुम मुतमईन हो गए थे हमारी तरफ से? तुम्हारी कोई बात नहीं हुई उससे? क्या बंगले पर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तुम्हारा? वो हैरतज़दा अंदाज में बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ लिज़ी ने बात की थी मुझसे, और जो कुछ उसने कहा है, ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा उस पर यकीन करने को। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे फांसने के लिए जाल फेंका है मेरी तरफ। लेकिन मेरा ख्याल तुमसे मुख्तलिफ है। मैंने उससे बिलमुशाफा गुफ्तगू की है, इसलिए उसके लहजे और चेहरे के तासुरात से भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी, मगर मुझे वहाँ फरेब और रिया का साया तक नज़र नहीं आया, बल्कि वो बहुत खुश नज़र आ रही थी मुझे। फिर क्या कहते हो तुम? मैं वापस उन लोगों में चला जाऊँ? हाँ, मेरी राय तो यही है, और ज़रूरत भी यही है इस वक्त। हम अपना काम जितनी उम्दगी से उनके दरमियान रहकर कर सकते हैं, अलहदा होकर नहीं कर सकते। अलहदगी में मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी और ख़तरात भी। उसके इस मशवरे ने मुझे उसके बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गोश्त की वफादारी और खुलूस को मैंने खूब परख लिया था और मुझे उसमें ज़रा सा भी खोट नज़र नहीं आया था,
लेकिन जिन लोगों के दरमियान वो रहता था और जो कुछ करता रहा था अब तक, उसके पेश नज़र उसकी तरफ से ये धड़का तो हर लम्हे लगा रहता था कि ना जाने कब उसकी वफादारियां बदल जाएं। पता नहीं कौन सा हादसा या वाकया उसे दोबारा हमसे फेर दे। इसके बावजूद उस पर एतमाद किए बगैर कोई चारा भी नहीं था। अब तक तो वह हर आजमाइश में पूरा ही उतरा था, मगर फिर भी मेरे दिल में उसकी तरफ से तरह तरह के वसवसे जन्म लेने लगे थे। चुनांचे मैंने उसे एक और कसौटी पर परखने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन आज रात हमने आइजक के ठिकाने पर कुछ हंगामा करने का प्रोग्राम बनाया है, लिहाजा ये काम करने के बाद ही मैं बंगले पर जाऊंगा। लेकिन तुम वहां क्या करोगे? और अगर गड़बड़ के दौरान तुम या आबी वहां किसी की निगाह में आ गए तो फिर तुम्हारी वापसी तुम्हारे लिए खौफनाक साबित होगी। मेरी बात मानो जिलानी, अभी ऐसी कोई हरकत मत करो। उन पर हाथ डालना उसी वक्त मुनासिब होगा जब ये इत्मीनान हो जाए कि अब उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहा है। दुश्मन पर ओछा हाथ डालना हमेशा नुकसानदेह होता है। हाँ यार, बात तो तूने ठीक ही कही है। फिर अब अच्छा खैर ठीक है, मैं जरा आबी से भी बात कर लूं, फिर फैसला करूंगा कोई, और जो भी फैसला होगा उसकी इत्तला तुम्हें जरूर दूंगा। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आबी ने पूछा, क्या बात हुई भाई, क्या कहता है वो? वो कहता है अभी हमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इस दौरान अगर हम उनकी नजरों में आ गए तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें खुलकर उनके मुकाबिल उसी वक्त आना चाहिए जब हम उनके बच निकलने का कोई रास्ता ना रहने दें। ये शराफत अली कहीं उनको बचाना तो नहीं चाहता यार? ऐसा तो नहीं है कि ये दोहरी चालें चल रहा हो हमारे साथ? नहीं यार, ऐसा लगता तो नहीं है वो। अगर यही कर रहा होता वो तो अब तक हम दोनों यूं आजादाना फिर ना रहे होते इस धरती पर। ये तो ऐसे लोग हैं कि गद्दारी का शुबा भी हो जाए किसी पर तो उसकी जान लेने में देर नहीं करते, जरा भी ढील देना जायज नहीं समझते ये। हाँ, ये तंजीमें तो होती ही ऐसी हैं, और जिन लोगों से हमारा वास्ता है उनके पास तो रियायत का खाना ही नहीं होता। शराफत अली कहता तो ठीक ही है, मगर अब मैं फिरोज से ये नहीं कह सकता कि वो ये प्रोग्राम मुलतवी कर दे, क्योंकि ये तजवीज़ भी उसके सामने मैंने ही रखी थी और बड़े एतमाद से जिम्मेदारी कबूल की थी। अब उसे बाज रखने की कोशिश की मैंने तो वो यही समझेगा कि मैंने बेसोचे समझे बगैर इतना बड़ा दावा कर दिया था और अब खौफजदा होकर पीछे हट रहा हूँ। बड़ी बेइज्जती होगी यार अब इस तरह तो, और आइंदा ये लोग हमारी किसी बात पर आसानी के साथ यकीन करने पर तैयार नहीं होंगे। ओ चल दफा कर यार, जो होगा देखा जाएगा। प्रोग्राम मुलतवी करने की कोई जरूरत नहीं है। आबी ने फैसला कुन अंदाज में कहा, किस प्रोग्राम के मुलतवी होने की बात हो रही है? फिरोज ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा।